अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम आने वाले सियासी मामलात के हवाले से बात करेंगे। केयर टेकर सेटअप पे कैसा कंसेंसस होने जा रहा है और आज के दारियों में ये बात भी की गई है कि क्या पीटीआई चेयरमैन की जो सज़ा है वो उसको किस तरह से डाइजेस्ट करेंगी पाकिस्तान की बाकी सियासी जमातें, और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम था या जो भी उन्होंने गलती की है, क्या ये सज़ा उसके लिए ज़्यादा है या इट इज़ टू हार्ड ऑन हिम। क्योंकि नवाज शरीफ साहब को भी जब डिस्क्वालीफाई किया गया था तो एक तनख्वाह ना लेने पे किया गया था, तो क्या जो जुर्म है उसके लिहाज से ये सज़ा ज़्यादा है? नहीं, फरीद पराचा साहब से पूछेंगे, जमात इस्लामी से राना एहसान साहब से पूछेंगे, पीएमएलएन से। और ऑन दी अदर हैंड आर्टिकल 51(3) और 51(5) ये एक ऐसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर डीलिमिटेशन पे इलेक्शन कमीशन और मुतल्लिका इदारे काम करते हैं तो कराची से वाबस्ता सीटें, नेशनल असम्बली की सीटें, हल्के, इनमें एक चेंज आ सकता है। और क्या सियासी जमातें उस तब्दीली को उन सीट्स को, फॉर एग्जांपल अगर कराची की सीटें कम होती हैं तो जमातें आराम से एब्जॉर्ब कर लेंगी या नहीं? और खुर्शीद शाह ने अपने एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा है कि अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो मैं एक बाकायदा स्टैंड लेंगे, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर पीडीएम। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब और फरीद पराचा साहब ने ज्वाइन करने के लिए। सलमान आबिद साहब ने ज्वाइन करें। राना साहब, आप बताइएगा, पीटीआई चेयरमैन की जो सज़ा है, बिल्कुल मिल सकती है सज़ा अगर ऐसी गलती और ऐसा जुर्म हो, लेकिन एक राय ये भी आ रही है कि ये ज़्यादा है। नवाज शरीफ को भी के हवाले से भी जो मामला था एसेट्स बियॉन्ड मीन का, चाहे केस हो, नैब का केस हो या नौकरी में तनख्वाह ना लेने का केस हो, वो सज़ा भी ज़्यादा दे दी गई थी और इनको भी ज़्यादा सज़ा दे दी है। राना एहसान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से इसमें जो एक कंपैरिजन जब किया जाता है तो उसमें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी और हम्म। सुओ मोटो लिया गया। व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटी बनाई गई और कोई 150 पेशियां जो हैं, नवाज शरीफ साहब ने खुद उनमें वो पेश हुए और एक बहुत ही तेज स्पीड के ऊपर वो ट्रायल किया गया। और फिर उनको राइट ऑफ अपील जो था वो उनके पास मौजूद नहीं था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन गया। हम्म। लेकिन यहाँ ये देखा गया कि 7-8 माह से एक डिलेइंग टैक्टिक्स की जा रही थी। 42 हेयरिंग्स हुई जिसमें से 3 हेयरिंग्स में इमरान खान साहब खुद आए और उनको ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है। तो अगर जो है इस सजा के ऊपर एतराज है या कोई जो प्रोसीजर है उसके ऊपर कोई वो उंगलियां उठा रही है उनकी टीम, तो उनके पास मल्टीपल मराहल हैं इसको चैलेंज करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि वहां तो एक एजेंडा था, एक प्लान था। साकिब निसार साहब खुद उस प्लान का हिस्सा थे और वो प्लान नाफिज हुआ। यहाँ तो एक ट्रायल कोर्ट है जिसको जो डिले होता रहा वहां से जो है सजा हुई। तो मैं नहीं समझता कि कोई उनको ज्यादा सजा हो गई या उनके साथ ज्यादती हो गई। हम्म। आखिर अगर आपने मिस डिक्लेरेशन की है, करप्ट प्रैक्टिसेस में आप इन्वॉल्व हैं और आप ना आप बता सकते हैं कि आपने किसको बेची, कितने की बेची, कहां से प्रोसीड्स आई, तो ये सारे मामलात जो है मैं समझता हूं कि एक लीगल प्रोसेस जो है वो फॉलो हुआ है और ठीक प्रोसेस फॉलो हुआ है और उनके पास आगे फर्दर जो है अपनी फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो मौजूद हैं और आप इस जो सजा है इसको चैलेंज कर सकते हैं। पराचा साहब, आप लोगों ने तो बड़ा पीटीआई का साथ भी दिया है। आप वो वाहिद जमात थे जो किसी भी हाल में एटलीस्ट उनको मुज़ाकरात पे ले आते थे वो, या वो आपसे बात कर लेते थे। आपकी सियासी अहमियत इस लिहाज से रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा रहा है कि आप लोग बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत में इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन क्या ये जिस तरह की सज़ा उनको दी जा रही है, वो डिस्क्वालीफाइड होंगे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, फिर वो जेल से कब तक रिहा होंगे? पहले वज़ीर आज़म है जो अटक जेल पहुँच गए हैं। इससे पहले अटक जेल के किले में नवाज शरीफ साहब ज़रूर रहे थे, लेकिन अटक जेल में पहुंचने वाले ये पहले साबिक वज़ीर आज़म है। तो ये आपके लिए किस तरह का साइन है एक सियासतदान होने की हैसियत से? हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि ना कोई अदलिया का वकार कायम रहा है और ना कोई मुकदमात की का तकद्दस रहा है। हम्म। यूं समझा जाता है कि मुकदमा भी जो है वो कोई सियासी बुनियादों पर है और फैसला भी किसी सियासी बुनियादों या हिदायत की बुनियाद पर है। इस सारे मामले का तल्ख पहलू यह है कि करप्शन जो है वो अब बड़ी डाइल्यूट हो गई है। उसके बारे में नुक्ता नजर बदल गए हैं। किसी का जो अपने लीडर के बारे में होता है तो वो उसके बारे में कहते हैं कि बस ये तो होता ही है, सारे ही करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब का मामला अदलिया में है, अदलिया का जवाब अदलिया है।
यानी एक अदालत के फैसले पे अगर अदम इत्मीनान है तो आप अगला दरवाजा खटखटा सकते हैं। और इस बारे में हम ये नहीं कह सकते अभी फौरी तौर पर कि ये सजा कम है या ज्यादा है, और सजाओं का तकाबल दूसरों के साथ करने के बजाय ये देखा जाए कि क्या वो कानून के मुताबिक है, और अगर कानून के मुताबिक है तो फिर उस का पहलू यही काफी है। अब ये कि इस सारे मामले को अगर तो यही समझा जाए कि मुकदमात भी होते हैं सियासतदानों के खिलाफ, और उन मुकदमात के फैसले भी होते हैं और फैसले चैलेंज भी होते हैं, और ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। इस प्रोसेस के अंदर से ही किसी के लिए खैर निकलता है या मुल्क के लिए खैर निकल सकता है। इसलिए अब जो कुछ सूरत हाल है इसको इसी तरह से ही चलते रहने में जी, मुल्क प्राची का साहब आप मफाद काइंडली है। मेरे साथ आइएगा। सलमान आबिद साहब, एक इदारिये में लिखा गया है कि इट इज़ रेज्ड बाय सेवरल ऑब्जर्वर्स ओवर द मैनर इन विच द ट्रायल वाज कंडक्टेड एंड द सीमिंग हेस्ट विद विच द जजमेंट वाज इशूड। और जज दिलावर के हवाले से भी एक ओपिनियन था कि वो बायस्ड हैं और वो कुछ जगहों पे अपना ये इजहार भी कर चुके हैं, जो कि आमतौर पे एक जज से आप एक्सपेक्ट नहीं करता। लेकिन कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो कोर्ट को बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने कोर्ट के अंदर अपने रवैये और अपने रिमार्क्स से चीज़ को कवर करने की बहुत कोशिश की है। लेकिन आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये सज़ा ज़्यादा है, या ये उन वाकई इसलिए उनको मिल रही है कि उनके ताल्लुकात भी अब बहुत बुरे हैं इदारों के साथ, या ये 9 मई का भी इम्पैक्ट हो सकता है? क्योंकि डिसक्वालीफाइड नवाज शरीफ हुए, ही स्टिल आउट, ये गए, तो फिर पाकिस्तान में जो टेक्निकल नॉकआउट्स के बाद डेमोक्रेसी कैसे आगे जाएगी, लीडर्स कैसे आएंगे, एवोल्यूशन के प्रोसेस से कैसे गुजरेंगे? आप अगर इफ समबडी इज कट आउट, आप उसको कट आउट कर दें तो नया लीडर बनाने में चंद हफ्ते तो नहीं लगते, बहुत वक्त लग जाता है। सलमान आबिद साहब, सलमान आबिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, तुम आप बताइएगा कि ये ट्रायल जो हुआ है पीटीआई चेयरमैन का, इसमें आपको लगता है जल्दबाजी कर दी है, सज़ा ज़्यादा दे दी है, जो जुर्म था उससे ज़्यादा सज़ा दे दी है? देखिए, जल्दबाजी की गई है या नहीं की गई ये एक अलग बहस है, लेकिन एक बात तो तय है कि तोशाखाना के इस मुकदमे को कानूनी पहलू से ज्यादा सियासी नोयत की बुनियाद पर देखा गया है, और फैसला भी सियासी नोयत का ही है, क्योंकि जितनी तेजी से फिर फैसला सुनाया गया है और जितनी तेजी से फैसले पे अमल दरामद करवाया गया है, वो जाहिर करता है कि इसके पीछे सियासत है। और ये सियासत कोई नई नहीं है पाकिस्तान में, बहुत पहले से पाकिस्तान में यही इसी तरह का सियासी तर्ज अमल चल रहा है कि हम जो लोग इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करते हैं या इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाला हो जाती है, उनके साथ एक ऐसा ही सलूक होता है जो इमरान खान के साथ हुआ है। इससे पहले जो है सोवर्दी के साथ, भुट्टो साहब के साथ, बेनजीर के साथ, नवाज शरीफ के साथ ये सलूक हो चुका है। यूसुफ गिलानी साहब भी इसका निशाना बने हैं, अब इमरान खान निशाना बने हैं। तो मामला तो सियासी नोयत का है, और मुझे क्योंकि ये इस केस में ये फैसला सेशन कोर्ट से आया है, तो उम्मीद है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते ये मामला जो है खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफी लकूनाज हैं। क्योंकि एक ऐसा जज जो वैसे ही छुट्टी पे जा रहा था, आपने दोबारा उस जज को ये मुकदमा रेफर किया जो इससे पहले भी 2-3 दफा हो चुका है, उसने वही फैसला सुनाया है। तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ उजरत का मुजाहरा किया गया है कि उनके जाने से पहले जस्टिस दिलावर साहब जो है वो इमरान खान को सजा जो है वो अनाउंस करके फिर मुल्क से पाए जाए। यही वजह से उस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, और लगता यह है कि जो हमने एहतसाब का निजाम बनाया हुआ है वो बेसिकली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मुझे ब्रेक लेनी है, फिर वापस आ जाएंगे, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद। राना एहसान साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब ने भी इस ख्याल का इजहार किया है फ्लोर के ऊपर कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो तरमीम आ रही हैं वो फिर दोबारा उनकी वजह से कुछ ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जो हम नहीं चाहेंगे जमहूरियत में। और क्या वाकई पार्टीज़ का इसके ऊपर कंसेंसस है? देखिए, अगर पार्टीज का कंसेंसस हुआ, मेजॉरिटी का कंसेंसस हुआ, तो तभी ये बिल पास होगा। देखें, ये बिल पहले कमेटी में डिबेट होते हैं और वहाँ अगर रेकमेंड किए जाते हैं तो फिर ही आगे आते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर तो देखें मेजॉरिटी रूल करती है। जहाँ तक अभी मैं यहाँ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ये तोशाखाना में ज्यादती हुई है। यहाँ संगीन जो एक आदमी
जो दूसरों पे संगीन इल्जामात लगाता था करप्शन के, तोशा खाना पे नैरेटिव बिल्ड करता था, वो खुद करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर जो है वो पाया गया है और उसके पास जवाब नहीं थे। उसने बारहा कोशिश की उसकी लीगल टीम ने कि डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए जो है किसी तरीके से इस केस को रुकवा दिया जाए। वो गिल्टी पाया गया है, उसने अवाम से झूठ बोला है, उसने झूठे इल्जामात लोगों पे लगाए और खुद वो पकड़ा गया है। तो मैं समझता हूं कि ये कोई ऐसा अनहोनी चीज नहीं है। और यहां मैंने फिर जिस तरह मैं रिपीट करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं बना कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो उड़ा के आप बाहर फेंक दें, अपील का राइट ना हो। यहाँ अपील के राइट भी हैं। तो लीगल जो ड्यू कोर्स जो होना चाहिए था उसके मुताबिक ही ये जो है वो ट्रायल चला है। बाकी देखें, जो अभी ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके ऊपर बिल्कुल वायलेशन नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा कि वहां भी एक झूठा बयानिया लिया गया, आवाम को गुमराह किया गया और ये बिल्कुल इनके जो सपोर्टर्स हैं उनको बड़ा अफसोस है कि उनका झूठ एक्सपोज हो गया, जिसको वो ये बड़े धड़ल्ले से डिफेंड करते थे कि ये अमेरिकन साजिश है, यहाँ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट हुई है। तो वो सारा झूठ अब पाश पाश हो गया है। तो इस झूठ की बुनियाद पे वो पॉपुलर बनना चाहते थे, वो अवाम में नफरत के बीज बोना चाहते थे ठीक है, और ठीक है इश्तियाल राना साहब, दिलवाना काइंडली मेरे चाहते थे। साथ ही, पराचा साहब इस पर शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, फिर मुझे ये नई मरदमशुमारी की तरफ भी आना है। आप समझते हैं कि साइफर वाले मामले के बाद और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से, या इसमें इवन आर्मी एक्ट इन्वॉल्व है, अब सियासी जमातों में एक कंसेंसस है, एक क्लैरिटी है कि वैसे मामला को हैंडल कैसे करना है? क्योंकि जब भी ऐसा कोई क्रिटिकल मसला आता है, हम तरमीम और रिफॉर्म्स में पड़ जाते हैं, लेकिन कंसेंसस और क्लैरिटी फिर भी नज़र नहीं आती। इस दफ़ा नज़र आ रही है आपको? लेकिन अब मामला जिस तरह से ये मुझसे सवाल जी किया जी था, जी। आज मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जो कानून साजी हुई है सीक्रेट एक्ट समेत है, वो कानून साजी के हम भी असेंबलियों में रहे हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस को जानते हैं। असेंबलियों की एक पार्लियामेंट की एक तारीख है, उसका एक तकद्दस है, कानून साजी का एक तरीका है, उसमें इत्मीनान होने की कई मराहिल हैं। तो अब यहाँ जो एक थोक के हिसाब से कानून साजी हुई और जिस तरह से एक इतवार बाजार लगा दिया गया और एक यानी मेजॉरिटी का अभी लफ्ज इस्तेमाल किया था हमारे फादल दोस्त ने, तो ये क्या मेजॉरिटी है कि कोई कोरम पॉइंट आउट नहीं कर रहा और 15, 20, 25, 30 आदमी बैठ के वो मुल्क की किस्मत और तकदीर का फैसला कर रहे हैं। ये मेजॉरिटी कहाँ है? यानी असेंबली की मेजॉरिटी या हाउस मेंबरों की भी मेजॉरिटी नहीं है। तो ये बहरहाल इसमें जिस तरह की चीजें हैं उसके साथ ये मामला जो है वो है कि जब ये कानून का इतलाक होगा, अदलिया के अंदर चीजें जाएंगी, फिर ये पता चलेगा। बज़ाहिर तो सीक्रेट एक्ट की अगर खिलाफ वर्जी कोई भी करे, कोई वो साबका वजीर आजम हो या मौजूदा हो या कायम मकाम हो या वो सिर्फ एक इंतखाबी मरहले के लिए आया हो, तो ये सबके ऊपर इसका इतलाक होता है। पिछला भी जो तोशा खाना है उसमें भी जमात इस्लामी का मौकफ ये है कि बाकी लोगों के भी मामलात इसी तरह सामने आने चाहिए। सिर्फ एक आदमी का ट्रायल होने से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। जी बिल्कुल, और इसको आगे लेके जाते हैं सलमान आबिद साहब, इस बात के कितने इम्कानात है कि किसी और का भी अगर ट्रायल हो तो आप इतनी विगरसली उसको फॉलो करें तो आपको वाकई इतनी ट्रांसपेरेंसी मिले? लेकिन अब पूरे पाकिस्तान की सियासी तारीख है, अकाउंटेबिलिटी में तो हमें कभी ट्रांसपेरेंसी मिली नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर और अकाउंटेबिलिटी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया है। ये सियासी तारीख है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, PMLN की हुकूमत रही, MMA की हुकूमत रही, ANP की हुकूमत रही है, वफाक में PTI की हुकूमत भी रही है। तो आप देख लीजिए किसी ने भी कोई अकाउंटेबिलिटी के हवाले से कोई सीरियस काम तो किया नहीं है और हमेशा अपने सियासी मुखालफिन को दबाने की कोशिश की है। अभी भी इस वक्त भी जो सूरत हाल है, मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा पकड़ दकड़ होगी और बाकी लोगों को भी अकाउंटेबल किया जाएगा। जैसे पनामा में से नवाज शरीफ साहब टारगेट हुए, बाकी किसी को नहीं पकड़ा गया। अभी तक तोशा खाना में इमरान खान को तो टारगेट कर लिया गया, लेकिन अभी तक जो है बाकी लोगों ने तो इतराफ भी किए हुए, खाकान अब्बासी वगैरह ने, तो उन्होंने भी घड़ियां बेची हैं, लेकिन उनके पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। तो मुझे लगता है अभी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें तो एक कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स चल रही है अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, और यही वजह है कि कोई भी जो है बदनवानी जैसे मामला के अंदर जो है उसने अपने आप को बाहर नहीं रखा हुआ बल्कि इन रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं।
प्रोग्राम में खुश आमदीद। राना एहसान साहब, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं अगर ज़्यादा वक्त लगेगा, अगर डीलिमिटेशंस की तरफ जाता है ये सारा मामला, उसके बगैर हो नहीं सकता। पहले इलेक्शन कमीशन ने अपनी इनएबिलिटी ज़ाहिर की थी कि हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। कंवर दिलशाद साहब बिल्कुल अलग मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। हो भी सकता है कि वो बहुत पूरी तरह तैयार हों इलेक्शंस के लिए, लेकिन डीलिमिटेशंस में तो जो वक्त लगना है वो लगना है। और उसके बाद क्या चांसेस हैं कि सारी जमातें मिलकर उस पर एग्री भी कर जाएंगी। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि हम लोग तो स्टैंड लेंगे अगर इलेक्शंस डिले होता है। तो आप कैसे पीपल्स पार्टी को कॉन्फिडेंस में रखेंगे? राना एहसान साहब। देखिए, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसके अंदर सारी जमातें, जो मेजर जमातें थी वो मौजूद थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके चीफ मिनिस्टर्स भी थे, पीपल्स पार्टी के भी थे। तो वहाँ तो यूनानिमसली ये डिसाइड हुआ, क्योंकि एतराज़ात थे दीगर जमातों को कि नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए, तो वहाँ तो यूनानिमसली डिसाइड हुआ है। तो इसके अंदर पीपल्स पार्टी की भी रजामंदी जो है वो शामिल है। देखें, अब क्योंकि नोटिफाई हो गया है सेंसस, तो अब जो ड्यू प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन उसको फॉलो करेगी। और जो ये आइन का हिस्सा है कि जब सेंसस नोटिफाई हो जाए तो फिर डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल होगा और उसके बाद आप इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। तो आइनी तरीक़ेकार से ये चीज़ें फॉलो होंगी। इसके अंदर मेरे ख्याल से बहुत कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगेगा, लंबा चौड़ा डिले भी नहीं होगा। 4 माह या जितना भी टाइम जो रिक्वायर्ड है उनको डीलिमिटेशन के लिए आइन के मुताबिक वो उसके अंदर अपने काम को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे और इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि इलेक्शंस जो हैं वो सबको एक्सेप्टेबल हों। अगर बहुत सारी जमातें जिनका ये पिछले सेंसस से इख्तलाफ था या उन पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो वो अब जो है वो किसी हद तक दूर हो जाएंगे और ये इलेक्शन ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है। 1-2 महीने आगे पीछे होना उससे बेहतर है कि ऐसा इलेक्शन हो जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जिसके रिजल्ट। लेकिन पराचा साहब ये बताइएगा कि ये फिर इनसे अब क्योंकि गवर्नमेंट तो बार बार कहती है जी इलेक्शंस अपने वक्त पे होंगे, हम तो खुद इस वक्त असम्बली तोड़े हैं ताकि 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएं, और वो उन्होंने एम्पावर भी किया इलेक्शन कमीशन को। लेकिन फिर भी जमातों में एक इनसिक्योरिटी है, सहाफ़ियों में है, ओपिनियन है मीडिया के ऊपर कि पता नहीं इलेक्शंस कब होंगे एग्जैक्टली, डिले भी हो सकते हैं। फिर ये इनसिक्योरिटी क्यों है? इत्तेहादियों को भी है। देखिए ना, ये जो मरदमशुमारी थी ये 30 अप्रैल को मुकम्मल हो गई थी। 30 अप्रैल के बाद जो है वो तकरीबन 3 या 4 महीने गुजर गए। अगर कोई इखलास होता तो फिर तो ये बात थी कि ये इसको उस वक्त ही इसको नोटिफाई कर देना चाहिए था, और ताकि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके मुताबिक हल्का बंदियां और का काम जो है वो मुकम्मल कर ले। तो जो ये जानबूझ के, यानी ये डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पर इसको आगे ले जाया जा रहा है। आइन के अंदर या 60 दिन थे, चले आपने 60 दिन को तस्लीम नहीं किया, आप 90 दिन के रास्ते पे चले कि 9 अगस्त को खत्म कर दें और कुछ 2-3 दिन पहले, और जो है वो 90 दिन हो। लेकिन जो अब मरदमशुमारी और उसके बाद हल्का बंदियां और इस सिलसिले के अंदर जो चीजें थी, एतराजात तो इस मरदमशुमारी पर भी है जिसको अब नोटिफाई किया गया है। कराची के अंदर जो है वो वहां पर एक इस्तराब मौजूद है कि जी हमारे वोट का, हमारी आबादी कम शुमार की गई है, बलोचिस्तान की आबादी ज्यादा शुमार हो गई है। तो मतलब ये है ना कि अगर फिर हम इन्हीं भूल भलाइयों के अंदर रहेंगे तो फिर तो इंतखाब जो है वो अगले साल भी उस तरह से नहीं हो सकेंगे। इसलिए कोई कंसेंसस डेवलप करना चाहिए सियासतदानों को, पार्लियामेंट को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, कि इंतखाब जो है वो हम 90 दिन के अंदर कराएंगे और हल्का बंदियों का मामला भी होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन ने इसको ज्यादा स्पीडी अंदाज में करे तो ये भी मुमकिन है। बीएनपी की तरफ से भी एक रिएक्शन आया था। ऑलरेडी कराची की सियासी जमातों में आपकी जमात बड़ी एक्टिव रही है। मरदमशुमारी के हवाले से आप लोगों ने बार बार कहा रिकाउंट करो, हर दफ़ा आबादी बढ़ जाती थी, एक दफ़ा तो 30%, 45% भी चंद हलकों में बढ़ी है, जो कि आप लोगों की वो पिटिशंस बड़ी जायज़ थी। लेकिन अगर कराची की सीटें कम हो जाती हैं नेशनल असम्बली में, तो फिर वो आप लोगों को तो ऑलरेडी इत्तेफाक नहीं है इस मसले के ऊपर, फिर तो मजीद कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जी, मैंने तो यही बात कही थी ना कि जी इसका वक्त तो पहले था, यानी जब आपने इसको मुकम्मल कर लिया था तो उसी वक्त तो ये एतराजात उठे थे। अगर ये एतराजात उठे थे तो उस वक्त ही इनको हल करना चाहिए था, और ये मामलात को पेंडिंग करना या पेंडिंग इसलिए करना कि उसके साथ कोई और रास्ते
या ताखीरी रास्ते जो है वो इख्तियार किए जा सके। तो इस लिहाज से यानी ये मामला जो है ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन अब भी अगर हुकूमत ये इस बात का ख्याल करे कि जो कहीं 2-3 मकामात पर इस्तराब है, उस इस्तराब को हल किया जाए, और ताकि यह है कि ये जो है पंजाब के अंदर भी है कि हमारी सीटें कम हो गई हैं, तो जिस इस्तराब को कम करने के लिए जो भी तरीके हैं यानी इंतखाबी नुक्ता नज़र से, मर्दमशुमारी के असूलों के लिहाज से उनको इख्तियार किया जाए और इसको और मजीद ताखीर की तरफ न ले जाया जाए। ठीक है सलमान आबिद साहब, आर्टिकल 51(3) और 51(5) के मुताबिक अगर नई मर्दमशुमारी होगी तो नया लेजिस्लेचर होगा, नई डीलिमिटेशन होगी, और उसके बाद असम्बली में जो नंबर गेम है वो भी नई होगी, और वो नई और अलग से करने के लिए आपको एक कानून साजी करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त और कानून साजी के लिए भी आपको एटलीस्ट 228 मेंबर्स चाहिए, लेकिन आपके पास तो नहीं है। फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि सारे मामला 3-4 माह में हो जाएंगे, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स। अभी चंद दिन पहले तक हुक्मरान जमातें जो है वो ये गर्दान कर रही थी कि इंतखाबात बर वक्त होंगे और किसी किस्म की कोई कोताही और किसी किस्म की कोई ताखीर नहीं की जाएगी। हत्ता तक कि पीपल्स पार्टी समेत बाकी जमातों ने भी कहा कि मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाकर भी इंतखाबात में ताखीर कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन अब सब लोग जो है वो इस नुक्ते पर लगता है मुत्तफिक है कि इंतखाबात बर वक्त नहीं होंगे, और उसकी एक बड़ी वजह है ये मर्दमशुमारी तो एक बहाना है। बुनियादी मसला ये है कि इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद को इंतखाबात सूट ही नहीं करते, क्योंकि जिस किस्म की महंगाई है, जिस किस्म की बेरोजगारी है, उसमें कहाँ से इलेक्शन लड़ा जाएगा। और फिर फैसला ये भी है कि ये फैसला इलेक्शन का ये हुकूमत ने तो नहीं करना। इस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है, और वो अगर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है तो सियासी जमातें उसमें सहूलतकारी का किरदार अदा करेंगी, और वो कर रही हैं। अब इलेक्शन ना करवाने से अगर कोई समझता है कि सियासी और माशी इस्तेहकाम आ सकता है, वो करके भी देख लें। और वैसे भी इस वक्त कोई आइन और कानून की हुक्मरानी तो है नहीं ना। देखिए ना, ये जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है, इसमें चारों मुंतखब वज़ीर आला बैठा करते हैं, लेकिन हमने तो 2 निगरान वज़ीर आला भी बैठा दिए हैं वहाँ पर और अपने मसले का हल निकालने की कोशिश की है। इसलिए कि इस वक्त तो आइन से ज्यादा जो है हम अपने अपने ज़ाती मफादात को सामने रख के जो है मामला को तय कर रहे हैं। बहरहाल मुझे लगता ही है कि अगर इलेक्शन में ताखीर हुई तो ये मार्च तक नहीं होगी, फिर अगले वर्ष आखिर में जाके कहीं इलेक्शन करवाने की बात सामने आएगी, और इसकी जिम्मेदार भी हुक्मरान इत्तेहाद जमातें होंगी। राना एहसान साहब, मुझे वाइंड अप करना है। मेरा आखिरी सवाल है, एक तरफ हुकूमत का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कंटिन्यूटी रहनी चाहिए मौशी पॉलिसीज़ में की वजह के ऊपर, और जिसकी वजह से चेंज इन टीम नहीं आना चाहिए। IMF के साथ 3 या 4 हुकूमतें हैं, वो एक ही लेवल की बात करें। इस वजह से भी आप लोगों को इलेक्शंस सूट नहीं करते, और इस वजह से भी सूट नहीं करते कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है, वोट नहीं मिलेगा, और इस्टेब्लिशमेंट वाला फैक्टर निकाल भी दें, क्योंकि आपने ये नया मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शंस नई मर्दमशुमारी वाला, वरना यू हैड एम्पल टाइम। प्लीज़ इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। देखिए, परफॉर्मेंस तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे अभी 20 रुपए पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। हमारी हुकूमत 3-4 दिनों में जा रही है, हम 20 रुपए कम करके चले जाते और अवाम को रिलीफ अनाउंस कर देते, बिजली भी सस्ती कर देते, गैस को भी सस्ता कर जाते और मुल्क को माशी खाई में फेंक देते। तो परफॉर्मेंस तो वक्त के और हालात के मुताबिक होती है। हमने वो इक़दामात लिए जो मईशत के लिए ठीक थे, जो अवाम के लिए ठीक थे, और जो जाली नहीं थे। हमने कोई गेम नहीं खेली। तो मैं समझता हूं कि हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक रही है। बाकी जहां तक ये बात है कि हमारा बिल्कुल ख्याल था, इस पे अनाउंस भी किया इंटीरियर मिनिस्टर ने कि इलेक्शन जो हैं वो पुराने सेंसस के मुताबिक होंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि एक तरीका ये है कि आप अपनी मनमर्जी करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप सारे स्टेक होल्डर्स को साथ देके चलें। अगर MQM और बलूचिस्तान की नेशनल पार्टीज और KPK की जमातों को इतराज़ात थे कि पुराने सेंसस के मुताबिक नहीं होना चाहिए इलेक्शन, और PTI जमात खुद पहले कह चुकी है कि इस चीज़ का फैसला कर चुकी है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि नए सेंसस के मुताबिक अगले इलेक्शन होंगे, और उसी चीज़ को हम जो है वो परमिट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, और एक आईनी तरीका है, कोई गैर आईनी काम नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी उंगलियां उठाने की जरूरत नहीं बनती। ठीक है, पराजा साहब, योर लास्ट कमेंट ऑन इट, क्योंकि सलमान आबिद साहब तो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट करवाना ही नहीं चाहती इलेक्शंस, लेकिन ये थोड़ा कन्विंसिंग है कि मौशी पॉलिसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इट साउंड्स कन्विंसिंग टू सम एक्सटेंट, लेकिन आप बताएं कि क्या वजह है कि जी इलेक्शंस डिले हो रहे हैं। वी डिलेइंग देखना जी, इलेक्शन तो होने चाहिए, डिले नहीं होने चाहिए,
लेकिन उससे ज्यादा संगीन वारदात यह है कि ये लोगों को 2-2 गुना बिजली के बिल आ रहे हैं, उसके लिए लोग गुर्दे बेच रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर खुदकुशियां हो रही हैं, और इसी तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। किसी को कोई होश नहीं, कोई परवाह नहीं है। और इसलिए नहीं कि ये IMF ने किया है, IMF ने किया या नहीं किया, अशराफिया की 90,000 गाड़ियां और उसपे 220 अरब रुपए का पेट्रोल और मुफ्त बिजली 2 लाख अफराद को, और इसी तरह से जो अरबों रुपए की मराहत 3-3 किलोमीटर 1 लीटर में चलने वाली 90,000 गाड़ियां, आखिर ये सारे का बोझ मुझ पे क्यों पड़े? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।